नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल रात महाराष्ट्र के नागपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे इस खबर संसद की कार्रवाई की, जहां आज पीएम मोदी ने महाकुंभ पर बयान दिया तो विपक्ष बौखलाया हुआ दिखाई पड़ा। होगी बात भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से हो रही धरती पर सुरक्षित वापसी की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी का बयान, बताया भारत के इतिहास में अहम मोड़। कहा महाकुंभ में देश ने देखा अनेकता में एकता का विराट रूप, निकला एकता का अमृत। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगे लोकसभा से पास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कई विकसित देशों में रेल किराया भारत से कई गुना ज्यादा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा राज्य में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध। नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में। सीएम फडणवीस विधानसभा में बोले, अफवाह से फैली हिंसा सरकार सख्ती से निपटेगी। विपक्ष ने बोला राज्य सरकार पर हमला, तो बीजेपी ने कहा हिंसा पूर्व नियोजित। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया को सुनाई खरी खरी। कहा कश्मीर में अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा, हमलावर और पीड़ित को रखा गया बराबर। नौ महीने के लंबे अंतरिक्ष मिशन के बाद घर लौट रही हैं सुनीता विलियम्स। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम पत्र लिखकर की सुरक्षित वापसी की कामना, भारत आने का दिया न्योता। आप देख रहे थे सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में महाकुंभ पर बयान दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा और यह सबका प्रयास का साक्षात स्वरूप था। उन्होंने निचले सदन में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर दिए एक वक्तव्य में यह भी कहा कि महाकुंभ से एकता का अमृत और कई अन्य अमृत निकलकर सामने आए हैं। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने यह महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का
सामर्थ्य बताती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री का महाकुंभ पर बयान और बात संसद की कार्रवाई की करते हैं। रेलवे के अनुदान मांगों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि दुनिया में सबसे सस्ते रेल किराए भारत में है। तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके चलते भारतीय रेल सुरक्षा के साथ साथ सुविधा के मोर्चे पर नए प्रतिमान गढ़ रही है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल में भी कई मंत्रालयों से संबंधित आज सवाल पूछे गए, तो रेलवे के अनुदान मांगों पर भी आज लोकसभा से पारित हो गई। संसद में बजट पर चल रही चर्चा के दौरान लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में रेल किराया पड़ोसी देशों से कम है और कई विकसित देशों में रेल किराया कई गुना ज्यादा है। लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अभी ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपए है, जबकि यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जाते हैं, यानी कुल 47% सब्सिडी दी जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये सब्सिडी करीब 60,000 करोड़ रुपए हो गई। 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपए है, पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए और श्रीलंका में 413 रुपए। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस साल भारत में 1400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। इसके साथ ही 2 लाख नए वैगन रेलवे बेड़े में जोड़े गए। रेल मंत्री ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में भारतीय रेल 1.6 बिलियन टन कार्गो ढोकर दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत होंगे। यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के इस सपने को माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 41,000 LHB कोच तैयार किए गए हैं। पहले रेलवे को 25,000 करोड़ रुपए का समर्थन मिलता था, जो अब बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। वहीं 50 नमो भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे का राजस्व करीब 2,78,000 करोड़ रुपए है और 2,75,000 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। रेल मंत्री ने हंगामे के बीच लोकसभा में बताया कि भारतीय रेल सभी बड़े खर्चे खुद के इनकम से कर रही है, जो कि रेलवे के बेहतर प्रदर्शन से संभव हुआ है। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर बजट पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। They've been double engine sarkar of Congress earlier. Center be Congress, Manipur be Congress. And what kind of agitations and loss of life have happened? So your double engine did not do anything. In fact, it worsened the situation, if I have to get into that kind of a talk. राज्यसभा में दोपहर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू की गई। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और संसद की इस खबर के बाद अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर में बीती रात जमकर हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में भी है। इस हिंसा में जमकर आगजनी हुई तो पुलिसकर्मियों सहित आम नागरिक भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक अफवाह के बाद ये पूरी घटना सामने आई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का उन्होंने भरोसा दिलाया है। स्थानीय प्रशासन हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है, तो कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। औरंगजेब के नाम
जारी है संग्राम। नागपुर में बवाल, महाराष्ट्र से दिल्ली तक उबाल। नागपुर की सड़कों पर भीड़, पथराव, जलते वाहन। सोमवार शाम नागपुर के महाल इलाके में भड़की हिंसा के बाद का यह मंजर बहुत कुछ कहानी कह रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि हालात कितने खराब हो गए थे। देर रात दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर में हिंसा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि कुछ ही घंटों में हालात काबू में आए और अब प्रशासन सतर्क है और धर पकड़ में लगा है ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। मैं और एसपी साहब दोनों मिलकर सिटी का और जिले के जहां संवेदनशील एरिया है वहां का हम मुआवजा ले रहे, दौरा कर रहे हैं। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच महाल इलाके में बीती रात हुई हिंसा के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें 50 से 100 लोगों के अलग अलग समूह गलियों में घूमते दिख रहे हैं। साथ ही वे वहां मौजूद वाहनों को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में इस हिंसा पर बयान दिया और कहा कि यह हिंसा एक अफवाह से शुरू हुई जिसमें धार्मिक चिन्ह जलाने की बात कही गई थी। फडणवीस ने कहा कि हिंसा में 12 दोपहिया वाहन तोड़े गए और एक क्रेन, 2 जेसीबी तथा कुछ 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई। घटनास्थल पर 80 से 100 लोग जमा हो गए थे। कुछ लोगों पर तलवार से हमला हुआ। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 5 आम लोगों को भी चोटें आईं। मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। कानून व्यवस्था को काबू में करने के लिए 11 थाना क्षेत्रों में लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्थिति को संभालने के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस ने तेजी से कदम उठाए और हालात पर काबू पा लिया। फडणवीस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को सख्ती से निपटेगी। सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जला दी गईं। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी। इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार, नागपुर पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं और शहर में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। मुंबई से शिशिर सेलार और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के बाद से महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल जहां सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उनकी विफलता भी करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सहित महायुति सरकार के सहयोगी दलों ने कहा है कि इस हिंसा के पीछे महाविकास अघाड़ी के दल हैं। दोनों ओर से हो रही राजनीतिक बयानबाजी का असर दिल्ली की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा ने इलाके को दहशत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 समुदायों के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें घरों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस पर भी हमला हुआ, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से पत्थर मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी पे आग लगा रहे। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। इतने कैमरे लगे हुए थे, ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो।
नागपुर की हिंसा के बाद राज्य सरकार और प्रशासन हालात को संभालने में लगे हैं, लेकिन प्रदेश में इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। नागपुर सेंट्रल से भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने सुबह हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसपुरी का दौरा किया और कहा कि घटना पूर्व नियोजित थी। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस जहां इस मामले में फडणवीस सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि ये हिंसा पूर्व नियोजित थी। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मानते हुए, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे। विपक्ष के जो लीडर्स है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे, दंगा फसाद होंगे, ये ऐसे उनको वो क्या भविष्य वेदते है क्या? उनको कैसा मालूम कि दंगे फसाद होने वाले हैं? उनकी जो बयानबाजी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है, पत्थरबाजी की है, दंगल की है, उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कौन है। मुझे तो लगता है ये विपक्ष की साजिश है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं, तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। वो खुद नागपुर शहर के हैं, और नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है। भाजपा और शिवसेना के नेताओं ने संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नागपुर पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और शहर में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि नागपुर हिंसा कौन है जिम्मेदार। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र के नागपुर में हुई बीती रात हिंसा को लेकर। इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष औरंगजेब पर संग्राम, अफवाह से सुलगा नागपुर। क्योंकि एक अफवाह के बाद पूरा नागपुर सुलगता हुआ नजर आया बीती रात। हालांकि हालात फिलहाल सामान्य है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उसके अलावा तुषार रसल हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। शुरुआत धनंजय गिरी जी आपसे, क्योंकि बीजेपी की एनडीए की सरकार है, कहां गलती कहां कमी खामी रह गई जो इतनी बड़ी हिंसा हुई है? देखिए आनंद जी, कुछ लोगों की मानसिकता है इस तरह की जो औरंगजेब से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। जो औरंगजेब अपने अब्बू का नहीं हुआ, उसके साथ अब्बू उनके अपने आप को जोड़ रहे हैं। और ठीक है कि जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के सरबराह ने भी अपने पिताजी से पार्टी छीनी थी, माइक छीना था, मंच छीना था, वो सब अपनी जगह पे है चीजें। लेकिन एक मानसिकता है, एक कुछ ऐसे लोग हैं, सेट ऑफ पीपल हैं जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि मुल्क पर पत्थर से इसको लहूलुहान करना है। और कोई आज दंगे नहीं हुए। दंगे तो एक लंबा दंगों का लंबा इतिहास है। जबलपुर दंगे, कलकत्ता दंगे, रांची हटिया दंगे। सर मौजूदा क्यों हुआ? सर नागपुर वाला मौजूदा क्यों हुआ? विषय वो है आज। देखिए, एक मैंने पहले से कहा आपसे कि लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए जिन हाथों में पत्थर लेकर के लोग तैयार हैं, इस देश की जनता देख रही है। और इस देश कानून व्यवस्था अपना काम करेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको तुरंत कंट्रोल किया गया है। और एक जो मानसिकता है, एक सेट ऑफ मानसिकता है कि हम लोकतंत्र को लहूलुहान करेंगे, तबाह करेंगे। आप कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए थे, तो वहां जो उलेमाओं ने क्या क्या शर्तें रखी थी वो आपको से कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये सोशल मीडिया में सार्वजनिक हो गया था। उनकी क्या क्या शर्तें थी, उसमें क्या क्या था। आंशिक रूप से इस्लामीकरण करने की कोशिश थी। और वो तमाम लोग आज किस तरह से की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई आज नहीं कर रहे हैं। इनके मंसूबे लगातार है, लेकिन उस मंसूबे को हमारी सरकार धनंजय जी, लेकिन सरकार जो महाराष्ट्र में है, मुख्यमंत्री है वो कह रहे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या सबूत है? वो आखिर क्या बात है? देखिए, सरकार के पास है, वो होम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जरूर कुछ इनपुट होंगे और उस इनपुट के बेसिस पर वो कर रहे हैं। लेकिन जब तक सबूत पुख्ता ना हो जाए, उसकी तहकीकात नहीं कर ली जाए, हमारे लिए प्रायोरिटी सेट करना महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी ये है कि दंगों को पहले रोका जाए, फिर उस आग को लगाने में जिनके हाथ हैं उनके साथ सरकार बाद में निपटेगी और कानून अपना काम करेगा और सख्ती से निपटेगी। ठीक है, सरकार सख्ती से निपटेगी। तुषार जी हमारे साथ, तुषार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी की ओर से प्रवक्ता है। तुषार जी, सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे आपकी शिवसेना पार्टी की ओर से लगातार बयान आए, खुद उद्धव ठाकरे साहब का भी बयान आता है, लेकिन वो सॉफ्ट नजर आ रहा है इस पूरी घटना के बाद में। वो मुखरता नजर नहीं आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो किसी समय शिवसेना की हुआ करती थी। तुषार जी, देखिए, हम लोग औरंगजेब के समर्थन में कभी नहीं थे। ये जो महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र पे अगर कोई टेढ़ी नजर करता है या महाराष्ट्र पे कोई अतिक्रमण करने का प्रयत्न करता है, तो महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के जो जनता है वो यहाँ उनको जमीन के नीचे 2 गज गाड़ देती है। तो रही बात उद्धव साहब जो आप बोल रहे हो एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। देखिए, सरकार आज के डेट में बीजेपी की है। बीजेपी के साथ और 2 पार्टियां हैं जो इधर उधर से जमा की गई लोगों की पार्टी है, तो उनको लेके वो सरकार चला रहे हैं। और अगर उनको लगता है कि ये सब सुनियोजित पूरा जो वाकया है वो सुनियोजित है, तो इनके जो गृह खाता है, उनके पास जो गृह खाता है, उनको ये सब इंफॉर्मेशन होनी। तुषार जी बात ये है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, वो जवाब दें, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैंने धनंजय से सवाल पूछा। सवाल ये है कि अगर औरंगजेब की कब्र को खोदने को लेकर सियासत होती है, उसको उखाड़ के फेंकने की सियासत होती है, यहां पर जो भी बयान आ रहा है राजनीतिक दलों की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से बयान आता है कि उसको करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो उस पक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं। मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको तो पता रहेगा बाबरी का क्या हुआ था। आज भी उद्धव साहब ने वही बोला है। देखो, केंद्र में सरकार इनकी है, केंद्र सरकार वो कब्र को बचाने की कोशिश करती है, और स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो भी उनकी है। वो स्टेट के गवर्नमेंट के कई नेता उखाड़ने की बात करते हैं। इसलिए उनका ये जो बीजेपी का दोगलापन है, अगर आप देखना चाहोगे कल ही आप मीटिंग बुलाओ। देखो, एक दिन में अगर सर संजय राउत का जो बयान है सर, उस पे मैं पूछ रहा हूं आपसे। उन्होंने तो कहा एक तरीके से कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, जब
जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसे ही हैवान का वध किया था, खुद उन्होंने उसकी कब्र बांधी थी और उन्होंने खुद कहा था जब वो जिंदा था तब तक मेरी उससे दुश्मनी थी और आज वो खत्म हो गया तो दुश्मनी नहीं, लेकिन उन्होंने कब्र बांध के ये दिखाना चाहा पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को कि महाराष्ट्र की ओर कोई तिरछी नजर से देखता है तो उसकी कब्र यहाँ खुदेगी। तो ये जो है ये हमारा जो इतिहास है, देखो कोई भी राज्य आप ठीक कह रहे हैं वो खुदेगी कब्र, लेकिन वो संरक्षित करने के जो पक्षधर लोग हैं उनके साथ आपके पार्टी के नेताओं का बयान खड़े दिखाई पड़ते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास में, रामकृपाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, एक घटना होती है और उसको लेकर जो अभी तक की तफ्तीश है उसमें सीधे तौर पर जो शुरुआती बातें निकल के आती हैं, अचानक से 2-3 हजार लोग कहां से आ गए, क्या ये सुनियोजित तरीके से था, कहां से इतना ज्यादा ईंट पत्थर आ गए, क्या ये पहले से तय था, किस तरीके से वहां पे पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं, साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसको भी रोका गया, क्या ये पूरा अपने आप में एक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है? रामकृपाल जी। निश्चित रूप से आर्यन जी, ये बहुत ही पूर्व नियोजित और ये पहली घटना जो हो रही नहीं, अगर आप देखें तो एक क्रम बना हुआ है। अभी शिवसेना के उद्धव जी के गुट के जो प्रवक्ता हैं जो बातें कह रहे हैं, सवाल इस बात का है कि औरंगजेब का महिमा मंडन किसने शुरू किया? एक चीज जो सब लोग पूरे देश में जानते हैं कि वो अत्याचारी था, जिसने अपने बाप को हथकड़ी पहनाई, जिसने अपने भाई की गर्दन काट करके बाप को भेजा। आप उस व्यक्ति के बारे में चाहते हैं यह देश उसको सम्मान दे जी। औरंगजेब को महिमा मंडित करने का उसका काम अबू आजमी ने शुरू किया, वो श्रृंखला वहां से चलती है। और जो आर्यन जी अगर आप देखिए जो नागपुर में हुआ है उसमें पैटर्न है, पहले नूह में होता है, सिर्फ लोग मंदिर में जा रहे हैं और पहाड़ से गोलियां चलाई जा रही हैं। उसके बाद देखिए महू में होता है, भारत जीतता है, एक जश्न मनाया जाता है, वहां होता है जी। फिर यहाँ पर आकर के महाराष्ट्र में ये नागपुर में ये शुरू होता है। अब आप देखिए एक डॉक्टर की वो क्लिनिक थी जी, उसका दरवाजा तोड़ के उसके अंदर लोग घुसे हैं और पूरा उसको नष्ट किया है। आप बताइए उससे औरंगजेब का क्या लेना देना था? ये सारी की सारी बीएचपी का जब प्रदर्शन हुआ, जो भी हुआ उस समय, उसके कितने घंटे के बाद ये पूरी तरह से नियोजित हो रहा है और ये बहुत बड़ा इसमें एक क्रम बना हुआ है। औरंगजेब का महिमा मंडन होता है जी, उसके बाद से किस तरह से होता है, और वही सामना जिसमें कभी बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि बाबरी हमने लात मार के गिराई, इसका हमें फक्र है। आज वही सामना में कल लिखा गया था कि हिंदू तालिबान। अब आप सोचिए कुल मिलाकर के वोट की इतनी घिनौनी राजनीति हो रही है जी वोट के लिए, और जिस तरह से अभी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, ये पूरा पोलराइजेशन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो पूरी एक वोट बैंक की एक राजनीति की ओर जाते हुए अपने अपने प्रयास दिखाई पड़ रहे हैं जी। आखिरी लाइन को जी जी आपकी बात का पूरी तरह से आपकी बात का तुषार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, तुषार जी आ रहा हूँ, रामकृपाल जी खत्म कीजिए अपनी बात जी। माफ कीजिएगा, माचिस की एक तीली फेंक देना बड़ा आसान होता है और कहना था, और ये कहना बड़ा होता है कि सरकार किस लिए बैठी है, बचाए जी। पहले से उपाय क्यों नहीं किए थे आग बुझाने का? देखिए आग लगाना और आग बुझाना ये बड़ा आसान होता है। कल आपकी भी सरकार होगी, हमेशा के लिए कोई बीजेपी नहीं है न कोई रहता है, हर चीज सरकार पे डाल देना। अरे पहले आप ये बताइए कि जो आज इशू है औरंगजेब को क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है, उस विषय पे कहां पे खड़े हुए, ये बड़ा अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, सवाल यह है कि तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि साहब सरकार जो आपकी मौजूदा महाराष्ट्र में सरकार है वही इसके पीछे जिम्मेदार। वो कह रहे हैं कि साहब आपकी डबल इंजन की सरकार है, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, वो कह रहे हैं कि वहां से जो सांसद हैं वो आपके हैं, विधायक हैं वो आपके हैं, सब कुछ जब आपका है तो उसके बाद कैसे विपक्ष कुछ कर सकता है? वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है। धनंजय जी। आरेंदु जी देखिए क्या है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ये आज शिवसेना की जिस तरह से बात करें, खैर शिवसेना इनके पास बची भी नहीं है, शिवसेना आज हमारे साथ है, बाला साहब के विचारों से ये अलग हुए
और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब के विचारों से अलग हुए तो इनके क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब बूढ़ा बंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल, जैसा भाई साहब ने कहा, जिस सामना में क्या निकलता था और क्या निकल रहा है, इस वोट के चक्कर में, सेकुलरिज्म के चक्कर में क्या से क्या हो गए, कहां से कहां पहुंच गए। और जो लोग इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जो तुष्टीकरण का ये गद्दा खेल खेल रहे हैं, ये खेल पहले भी खेला गया है। 23% को 32% जमीन दी गई, धर्म के आधार पर देश को बांटा गया। और वो लोग सेट ऑफ पीपुल जिन्होंने बॉम्बे में दंगा कराया, सहारनपुर में दंगा कराया, मेरठ दंगे, मलयानी दंगे, एक दंगे की एक मानसिकता है जो गदीर के मैदान से जिस तलवार ने चलना शुरू किया और वो बिना हाथ और पैर दोनों से चलते हुए जो कत्ल गारत का मंजर पूरी दुनिया में पेश किया है, उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है और उस पर कोई लेप लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर इस राष्ट्र को और महाराष्ट्र को रख रहे हैं, इस देश की महान जनता वो सब देख रही है और हिसाब तो पहले भी हो चुका है और आगे रहा सा कसर भी पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल, वही हाल हुआ है बाला साहब के महान विरासत को कि इन ऐसे लोग, कैसे लोग और कहां से कहां लेकर जाने वाले लोग और कितने घिनौनी बातें करने वाले, कितने निचले स्तर और छिछले स्तर की बातें करने वाले लोगों के हाथ में आज उनका राजनीतिक दल है। न उनके पास दल बचा है, न जनता का बल बचा है, न सबल बचा है। विचारों के लिए सबलता भी नहीं रही है। जी ठीक है, विचार को लेकर तुषार जी सवाल यह है कि जो विचारधारा से लेकर शिवसेना ने एक पूरा रास्ता तय किया था यहां तक का, और आज के समय में उद्धव ठाकरे जिस प्रकार का बयान देते हैं, संजय राउत जो बयान देते हैं, सीधे तौर पर एक यूटर्न दिखाई पड़ता है आप लोगों के स्टैंड को लेकर। सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है तुषार जी। देखो कैसा है कि बीजेपी से हमें सीखना नहीं है हिंदुत्व क्या है। इनका जो हिंदुत्व है ना, हर अलग स्टेट में, हर अलग जगह पे जाएंगे तो बदलते रहता है। एक ही शेर था पूरे महाराष्ट्र में जिसने बोला था कि पहले मंदिर फिर सरकार, वो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे थे। दूसरी चीज अगर आप देखने चाहोगे कि 2014 के बाद सिर्फ धर्म को लेके राजनीति करने वाला पार्टी कौन है, तो आप ये सबको पता है। इनके पास विकास के मुद्दे को लेके कुछ बात करने को नहीं है। दूसरा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके बारे में बात करने को कुछ नहीं है। बाद में महाराष्ट्र की जो हालत आज उन्होंने बना के रखी है, महाराष्ट्र सर आज नागपुर में हुई हिंसा को लेकर और औरंगजेब के मसले को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं, और ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की हम लोग कई बार चर्चा की है, आपके पार्टी से नुमाइंदे भी लोग रहे हैं, आज हम विषय इस पे बात कर रहे हैं। मैं इसी से आपका जवाब जानना चाह रहा हूं तुषार जी। इनके पार्टी के जो विधायक है, इनके पार्टी के जो नेता लोग हैं, वही लोगों को भड़काने का पहला काम करते हैं। आपने देखा रहेगा कि कोरटकर पकड़ो या सोलापुर कर पकड़ो, इसके पहले कोश्यारी जी ने, जब भी महाराष्ट्र के जो महापुरुष है उनके ऊपर जब उन्होंने गंदी बातें कही तभी ये चुप थे। वो छोड़िए, अभी नीतीश राणे जो एक मंत्री है इनकी सरकार में, वो खुलेआम जब वो मंत्री बनते समय उन्होंने संविधान हाथ में लेके शपथ ली थी कि कोई जाति धर्म के ऊपर मैं बोलूंगा नहीं, और वही अगर दूसरे जाति धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखो भड़का रहे यही लोग, वो भड़कने की वजह से अभी एक अफवाह आई और अफवाह की वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ। मैं तो बोलता हूं कि जो भी ऐसे लोगों को भड़काएंगे उनको सबसे पहले उठा के जेल में डालो। सर समाज समस्या यही है तुषार जी, सवाल यही है कि भड़का कौन रहा है, अफवाह फैला कौन रहा है, सवाल ये, और इस वजह से ये सवाल तमाम विपक्षी दलों पे उठ रहा है, आपके ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि आप लोगों का स्टैंड भी सॉफ्ट दिखाई पड़ रहा है। यही सवाल हो रहा है मूल। नहीं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। हम लोग कभी भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेंगे। औरंगजेब का जो ये है खबर है इधर चाहिए, ऐसा हमको कुछ नहीं है। आपका सरकार है, आप कल के कल ऑर्डर करो, कल के कल निकाल दो, हमें उससे कुछ नहीं। उद्धव साहब ने भी वही बोला है और हम भी वही बोलेंगे। सर उद्धव साहब की वो मुखरता नहीं दिखी, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल लगातार बार बार कर रहा हूं। और संजय राउत का बयान वो आता है, कहते हैं साहब जरूरत ही नहीं उसको उखाड़ फेंकने को लेकर, जिसको लेकर लगातार विरोध महाराष्ट्र में लगातार हो रहा है। रामकृपाल जी सवाल ये है कि आखिर औरंगजेब और शिवाजी के मामले पर महाराष्ट्र एक सीधी लाइन लेता है, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते तमाम वो दल आज अपना यूटर्न दिखा रहे हैं, तो क्या ये एक बदली हुई राजनीति का सीधा संकेत है? मुझे थोड़ा कहना है तुषार जी, मैं आता हूं आपके पास जी। महाराष्ट्र का चुनाव नतीजा आने के बाद ये कौन सी बात थी कि अचानक औरंगजेब को महिमा मंडित किया जाने लगा? ये सोची समझी चाल है। देखिए, एक विपक्ष, हताश विपक्ष की एक कोशिश ये है जी कि जो खिसक गया, जो चला गया वो तो चला गया, जो बचा हुआ है उसको कैसे गले से लगा के रखो
कि कोई ले न जाने पाए। ये जो तुष्टीकरण का प्रयास है ना, और नए नए जो सेकुलर बन रहे हैं, अभी शिवसेना के हमारे मित्र कह रहे थे कि 14 से देख लीजिए किसकी पॉलिटिक्स है। अरे भाई 14 के बाद 14 से 19 तक तो आप भी उसी सरकार में थे जी। जिस सरकार पर आप लांछन लगा रहे हैं कि 14 के बाद से क्या राजनीति। 5 साल 14 से 19 तक आप केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे। क्या बातें आप कर रहे हैं। और अचानक जब आपका लगा मुख्यमंत्री आपकी पार्टी, अब आप जिसको चाहते थे नहीं हुआ, तो अचानक आप सेकुलर हो गए, वो सब चले गए। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि औरंगजेब को महिमा मंडित करने की कोई भी कोशिश होगी तो इस देश का बहुसंख्यक उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब जब इस तरह से ईंट, एक अबू आजमी ने एक दिया सलाई कि माची वो तीली जला के फेंक दिया है जी। अब आप देखते रहिए उसके बाद क्या होता है। वो एक लोग कब्र के समर्थन में आ जाएंगे, दूसरे कब्र के। अरे भाई सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये बताइए कि भारत अगर वर्ल्ड कप जीतता है, उस पर जुलूस निकाला जाता है, तो उस समय क्यों ऐसा वो तो चीजें। बिल्कुल, ये विरोध की वजहें क्या हैं और कौन वो लोग हैं जो इस प्रकार की सोच के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि रायसीना डायलॉग में क्या बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, क्या है पूरा उनका बयान। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा हम यहाँ क्यों बैठे हैं गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareeshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। पहली खबर के लिहाज से, अगर बड़ी खबर की लिहाज से बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया एकता का अमृत, क्योंकि लोकसभा में आज उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको विस्तार से बताया। साथ ही साथ संसद में विधायी कामकाज को लेकर क्या कुछ हुआ आज खास, इस खबर से भी हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा नागपुर हिंसा में जारी है सियासत, साथ ही साथ इस विषय पे हमने आपको चर्चा भी करी है, वो हमने आपको रूबरू करा। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर UN पर खुलकर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा है।
विदेश मंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा सबसे बड़ा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से विफल रहा है। जबकि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया, तो वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर पर भारत के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र इस मंच से दुनिया के सामने किया। संस्करण के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री यानी जोखिम भरा देश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई देश छोटा हो तो वो जोखिम भरा नहीं हो सकता। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा और हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. We went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पीपल, पीस, प्लेनेट विषय पर बोलते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनिंग द एआई मैराथन इंडिया इन द ग्लोबल एआई रेस विषय पर हुए सत्र में सेमीकंडक्टर पर भारत के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बने हुए हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर उन्नति हासिल कर सकते हैं। 14,000 GPUs already inaugurated. We have set up a common compute kind of structure called AI Kosh. That is also done. Third, getting our own GPU chip. That's very, very important. Hopefully, we should be able to finalize the best option very soon. Whatever the world says, if it's open source today, it may not remain open source tomorrow. Better to have our own LLM. 240 institutes, we gave the latest EDA tools so that the students can actually learn what is a chip, how to design it. The way we have developed our relationship with the US, where the foundation of the relationship is trust. The foundation of the relationship is respect for IP rights. The foundation of relationship is to co-create and co-develop technologies. That thing is something which has happened over a period of last 10 years, and that is a very big strength for both the countries. 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेगा। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। जेसिका, अक्षय, अमृतपाल और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि वो अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने तक फंसी थी। कैसे हो रही उनकी वापसी, इस खबर पे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स, उनके साथी बुच विल्मोर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन पर 1 हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइन में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने से ज़्यादा समय के बाद वापस लौट रही हैं। अब से कुछ घंटे बाद उनकी धरती पर वापसी होने वाली है। सभी की निगाहें सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर लगी हुई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर आने के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हो रही है और ये स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर धरती पर वापसी कर रहे हैं। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। अपने देश की बेटी की सकुशल वापसी का हर कोई बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की है। पीएम मोदी की ओर से 1 मार्च को यह पत्र लिखा गया, जिसे नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के माध्यम से सुनीता विलियम्स को भेजा गया है। इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने विश्व को गौरवान्वित किया है। Honorable Prime Minister has himself written a letter, expressed concern on his own behalf, personal behalf, as well as on behalf of 140 crore Indians. And she, being a daughter of India, has done the entire world proud. All of us pray for her safe return. सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कुछ हफ्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्षयान बोइंग स्टार लाइनर में खराबी के कारण वो 9 महीने तक वहां फंसे रहे। लेकिन अब उनकी वापसी हो रही है तो गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश है और बहुत आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। बस प्रभु हमें मदद करे और हम वो सुनीता जल्द से जल्द धरती ऊपर वापस आ जाए। हमने सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस सही सलामत आ जाए इसलिए प्रार्थना की है। वो हमारे गांव की ही डिक्री है। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कब लौटेगी। आखिर में आने का समय हो ही गया। सुनीता को लेकर आ रहे कैप्सूल की फ्लोरिडा में लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स और क्रू को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया जाएगा। यहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद करने के लिए रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। साथ ही उनसे मिशन की जरूरी जानकारी भी ली जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पे वापसी की, और उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी वापस आ रहे हैं। सुनीता विलियम और विलमोर की वापसी की अगर किस प्रकार से एक तरीके से काम हुआ उसका जिक्र करते हैं। 18 मार्च हम आज सुबह के लिहाज से बात कर रहे हैं। जो सबसे आखिरी समय में जो काम हुआ उसमें सुबह 8:15 पर यान का दरवाजा बंद हुआ, क्योंकि वो एक तरीके से उस यान से जिससे उनको वापस आना है उस यान में वो बैठी, उसके बाद उसका दरवाजा बंद किया गया। इस घटना को 8:15 पर किया गया। इसके बाद में 10:35 पर अनडॉकिंग की गई, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जिस यान से वो वापस आ रही है वो अपने आप में अलग हुआ। इसको अनडॉकिंग कहा जाता है। ये अपने आप में 10:35 पे हुआ है। उसके बाद से किस तरीके से जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च सुबह 2:41 पर आज आधी रात के लिहाज से बात की जाए तो डी ऑर्बिट बर्न होगा, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में यान का प्रवेश किया जाएगा। इसको डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है क्योंकि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन होगा, जो कि समुद्र में यान की लैंडिंग कराई जाएगी। इसकी भी कई प्रक्रियाएं हैं कि पहले उसकी गति को कम किया जाता है, उसमें अलग अलग विशेष प्रकार के पैराशूट्स लगे होते हैं, उसके आधार पर इसको किया जाता है। लगभग 17 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि जब वो अनडॉकिंग हुई उसके बाद से लेकर उनके लैंडिंग तक ये 17 घंटा लगभग हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है। मौसम के आधार पर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर वापसी हो रही है सुनीता विलियम्स और विलमोर की। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत लंबा समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। 2 और अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ वापस आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पे मौजूद थे। यानी कि टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स भी उनमें से एक है। 4 लोग वापस आ रहे हैं, जो कि 3:27 पर एक लैंड करेंगे समुद्र में। सुनीता क्यों फंस गई थी अंतरिक्ष में, वो भी समझना जरूरी है। सुनीता के साथ बुश विलमोर भी फंसे हुए थे अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। ये लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। जल्दी से आपको बताते हैं कि 5 जून 2024 को स्टार लाइनर यान से शुरू हुआ था उनका ये अभियान, जो कि आज रात में जाके खत्म होगा। सुनीता विलियम्स बुश विलमोर 8 दिन के मिशन पर निकले थे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए। 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने से लंबा हो गया। स्टार लाइनर यान में तकनीकी खराबी से वो फंस गए थे दोनों यात्री। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यान से उनको वापस नहीं बुलाया गया था। हालांकि यान सुरक्षित पहुंचा था, लेकिन उन लोगों को वहां पे छोड़ा गया। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कई बार बीच में उनको वापस लाने के प्रयास किए गए कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से उनको वापस लाया जाए, लेकिन हर बार एक तरीके से कुछ ना कुछ स्थितियां रही जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पाया और ये असफल रहे तमाम प्रयास। 15 मार्च को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया। यानी कि जो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पृथ्वी से एक तरीके से कहा जाए, पृथ्वी से क्रू 10 मिशन जो है वो गया था और उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भी भेजे गए थे। 16 मार्च को यान पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे और उसकी डॉकिंग हुई वहां पे, यानी कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के साथ में जुड़ गया। और उसके बाद हमने तस्वीरें देखी अभी किस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। 4 एस्ट्रोनॉट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से आ रहे हैं वापस। जो वापस आ रहा है वो एक तरीके से अपने आप में स्पेसक्राफ्ट, उसको जो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कहा गया है। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी होती है। और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, जिसके बारे में हम जानते हैं। और गुजरात का मेहसाणा एक तरीके से उनका पैतृक, उनके पिताजी का स्थान है। पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के हैं और गुजरात के रहने वाले हैं। और उनके माता की बात की जाए, उनका नाम बोनी पांड्या है, स्लोवानियाई मूल की एक तरीके से नागरिक है। और इस वजह से लगातार सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga.
These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के हिंदी विरोध के बीच में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धारा प्रवाह बातचीत को सक्षम बनाती है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धारा प्रवाह बातचीत को सक्षम बनाती है। एक तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं। भाषा केवल संचार के लिए होती है, ज्ञान भाषा से नहीं आएगा। एक तरीके से वो इस बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केवल वे लोग जो अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं वे दुनिया भर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं, यानी मातृभाषा का भी समर्थन करते हुए वो नजर आते हैं। मातृभाषा के माध्यम से सीखना आसान होता है और यही शायद नई शिक्षा नीति भी लगातार कहती है, जिस बात का जिक्र चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश में मातृभाषा तेलुगु है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, यानी कि सबका अपना एक योगदान है, सबकी अपनी एक स्थिति है। भाषाओं को लेकर अनावश्यक राजनीति करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार का विरोध एक तरीके से इस समय तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का उन्होंने आह्वान भी किया है, यानी कि हिंदी का विरोध नहीं होना चाहिए। एक तरीके से आप अधिक भाषाएं सीखते हैं तो आप खुद को समृद्ध करते हैं, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में पदक जीतकर वापस लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेशल खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे शानदार खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते हैं। संसद में इस दल से मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी है। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में इंडिया AI मिशन और लोकसभा के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत लोकसभा डिबेट के बड़े शब्दकोश को AI का उपयोग करके AI कोश नाम से डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे रिसर्च करने वाले लोग विस्तृत लोकसभा डिबेट का किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन प्राप्त कर पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत जल्द ही टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में टीबी इनोवेशन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और टीबी उन्मूलन की दिशा में यह नवाचार सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए नई दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विपक्ष की नेता आतिशी सहित कई प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजधानी दिल्ली में मेट्रो के फेज 4 की सबसे गहरी सुरंग बनाने का काम संपन्न हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता DMRC के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के इग्नू स्टेशन की निर्माणाधीन साइट पर पहुंची और उन्होंने टनल बोरिंग मशीन के आर पार होने को ऐतिहासिक करार दिया। भारतीय सेना ने 500 प्री फैब्रिकेटिंग शॉर्ट चेसिस बसों की खरीद के साथ परिवहन बेड़े को मजबूती देने का काम किया है। सेना की परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 500 प्री फैब्रिकेटिंग शॉर्ट चेसिस बसों के लिए अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ 197.35 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।